हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्षम एजुकेशन पे। इस चैनल के माध्यम से हम ट्रांसफर प्राइसिंग में अब तक क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में उससे आगे देखेंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, उसे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हार्डवेयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट डिवीजन ऑपरेट एज अ प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, हार्डवेयर लिमिटेड का एक कंप्यूटर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है। मैन्युफैक्चर हार्डवेयर लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, और डिफरेंट डिवीजन है, और वो सभी डिवीजन क्या है? प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर है तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपकी क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रिंटर डिवीजन मेक एंड सेल प्रिंटर। हार्डवेयर लिमिटेड की एक डिवीजन है प्रिंटर डिवीजन। वो क्या करती है? प्रिंटर को बनाती है और उसे मार्केट में सेल आउट करती है। The printer division budgeted income statement based on sale volume of 15,000 units is given below. अब प्रिंटर डिवीजन का आपका बजटेड इनकम नीचे दे रखा है, कितने बेसिस पे? 15,000 यूनिट के बेसिस पे। ठीक है, the printer division's manager believe that sales can be increased by 2400 unit if the sale price is reduced by 20 per unit from the present प्राइस ऑफ 400 रुपए पर यूनिट। अब आपके प्रिंटर डिवीजन का जो मैनेजर है वो सोचता है, अगर हम जो अपना मार्केट रेट अभी प्रिंटर का सेल प्राइस जो है मार्केट में वो 400 रुपए है, अगर हम उसे 380 रुपए कर देते हैं तो हमारा जो प्रिंटर की क्वांटिटी अभी 15,000 सेल हो रही है, वो अब हमारी कितनी सेल होगी? 17,400। ठीक है, मीन्स 400 रुपए पर प्रिंटर के हिसाब से आपके सेल होते हैं 15,000 प्रिंटर। अगर इसमें हम 20 रुपए और कम कर देंगे तो अब हमारे कितने सेल होंगे? 17,400 प्रिंटर्स। ठीक है, एंड दैट फॉर दिस एडिशनल वॉल्यूम मीन्स जो अब 2400 एडिशनल यूनिट्स हम बनाएंगे प्रिंटर्स की, उसमें हमें कोई फिक्स कॉस्ट एडिशनल नहीं इनकर होगी। ठीक है, मीन्स हमारी फिक्स कॉस्ट जो पुरानी इनकर हो रही थी उसी में हम अपनी 2400 यूनिट्स और बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रिंटर डिवीजन प्रेजेंटली यूज अ कंपोनेंट परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट 70 रुपए पर यूनिट्स। प्रिंटर डिवीजन को कंपोनेंट की आवश्यकता है क्योंकि वो अभी आउटसाइडर से खरीद रही है में 70 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, सिमिलर कंपोनेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपोनेंट डिवीजन ऑफ हार्डवेयर लिमिटेड। कोई कंपोनेंट आपका कंपोनेंट डिवीजन के द्वारा बनाया जाता है उसी सेम कंपनी की। ठीक है, and sold outside at the market price of 100 रुपए पर यूनिट। और हार्डवेयर लिमिटेड की कंपोनेंट डिवीजन अपना प्रोडक्ट मार्केट में कितने में सेल कर दिया? 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, कंपोनेंट डिवीजन कैन मेक इट्स दिस कंपोनेंट फॉर द प्रिंटर डिवीजन विद अ स्मॉल मॉडिफिकेशन इन द स्पेसिफिकेशन। मींस कंपोनेंट डिवीजन अगर कंपोनेंट बनाएगी किसके लिए? फॉर प्रिंटर डिवीजन की, तो उसे अपने उस कंपोनेंट में थोड़ा सा स्मॉल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, which would mean a reduction in direct material cost for the component division by 1.50 रुपए पर यूनिट। इस मॉडिफिकेशन के चलते हुए कंपोनेंट डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट 1.50 रुपए से कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1.50 रुपए से कम हो जाएगी पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, फर्दर the component division will not incur variable selling cost on unit transfer to the printer division। अगर हम इंटरनल ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई हमारा सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्या रखा है? प्रिंटर डिवीजन मैनेजर हैज ऑफर्ड कंपोनेंट डिवीजन मैनेजर अ प्राइस ऑफ 50 रुपए पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। अब क्या है? प्रिंटर डिवीजन ने हमारा अपना ट्रांसफर प्राइस बता दिया कि हम 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपसे परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना मार्केट से ही परचेज करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट डिवीजन हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 75,000 यूनिट। मींस हार्डवेयर लिमिटेड की जो दूसरी डिवीजन है, कौन सी? कंपोनेंट डिवीजन, उसकी कैपेसिटी कितनी? 75,000 यूनिट। ठीक है, जिसमें से वो केवल 64,000 यूनिट ही आउटसाइड मार्केट में सेल आउट कर दिया। मींस स्पेयर कैपेसिटी इसकी कितनी है? 75,000 माइनस 64,000, 11,000 की स्पेयर कैपेसिटी है। तो स्पेयर कैपेसिटी के लिए ट्रांसफर प्राइस आपका क्या होता है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है,
वो हम अपने पिछले कई क्वेश्चनों में देख चुके हैं। अब क्या करें हम, द current budgeted income statement for component divisions is based on the volume of 64,000 unit considering all of the is sold outside। तो इसमें आपके जो इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, पहला प्रिंटर डिवीजन का, जो कि हमें पता है कि 15,000 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि ऊपर हमने देख क्या रखा था, ठीक है। और कंपोनेंट डिवीजन का इनकम स्टेटमेंट कितने हजार यूनिट के हिसाब से, वो है 64,000 यूनिट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो इधर क्या रखा है, ठीक है। सेल रेवेन्यू आपका इसका 6,000 में होता है, इसमें 6400 में। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखी है, अगर जो परचेस करेगा कंपोनेंट तो इतने का पड़ेगा। कितने पे कॉस्ट पड़ी? 1,50,000 में ये पड़ी आपकी 15,000 यूनिट की। अगर आप ये 1,050 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो 70 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पड़ा आपको कंपोनेंट, जो कि आपको ऊपर दे रखा था। प्रिंटर डिवीजन अपना मार्केट से 70 रुपए पर यूनिट के हिसाब से परचेस करता है। ऐसी अदर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, दोनों के लिए फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं। अब क्या है, इसमें आपको बता रखा था ऊपर कि अगर प्रिंटर डिवीजन अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो उससे फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी उस इंक्रीज वैल्यू पे। मींस भले ही वो 15,000 यूनिट्स बनाए तो उसे 480,000 की फिक्स कॉस्ट आनी है, भले ही वो 17,400 यूनिट बनाए इंक्रीज करने के बाद, तो भी उसे 480,000 की ही फिक्स कॉस्ट आनी है, ठीक है। वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आपकी दोनों की दे रखी है, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है, और आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनने कैलकुलेट करके दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है, शुल्क प्रिंटर डिवीजन रिड्यूस द प्राइस बाय 20 पर यूनिट even if it is not able to produce, even if it is not able to procure the component from component division at 50 रुपए पर यूनिट। हमें पहले में बताना है कि क्या प्रिंटर डिवीजन को अपनी सेल प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए, मींस सीधा कह रहा है कि क्या उसे 17,400 यूनिट बनानी चाहिए या नहीं। कौन से केस में? जब वो अपने उस कंपोनेंट को आउटसाइड मार्केट से ही खरीदता है। तो सीधा सा टेबल कंपैरिजन का बना लीजिए। एक हम बनाएंगे तो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो कैसे डिसाइड होगा कि हमारा नेट कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। क्यों? फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी, भले ही हम बनाए या नहीं बनाए। तो हमने दो चीजें बना ली, दो टेबल बना ली। पहला कि प्रिंटर डिवीजन की एग्जिस्टिंग प्राइस क्या कंट्रीब्यूशन था, दूसरा प्रिंटर डिवीजन का रिड्यूसिंग सेल प्राइस पे क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी केवल हम इतने हिस्से को ही देखेंगे, कितने हिस्से को? केवल इन दो हिस्से को ही हम देखेंगे, इतने को। हमें इससे एट प्रेजेंट कोई मतलब नहीं है क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि अभी हमसे जो पूछा गया है वो हमारा इन दो जो हमसे पूछा गया है वो हमारा इस दो रो में ही सक्सेसफुली आ रहा है। कौन सी दो रो में? इसमें। इन दो रो से हम अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन दे सकते, आंसर दे सकते हैं। इसमें पहले हम इन्हीं दो को देखेंगे। तो क्या था आपका, अब हम पहले इसमें क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग प्राइस को उसे क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा था। तो एग्जिस्टिंग प्राइस आपको पता रखा था कि 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से था। कंपोनेंट आपको पता रखा था कि 70 रुपए पर कंपोनेंट के हिसाब से हम परचेस करके ला रहे थे मार्केट से। ऐसे ही हम जी अदर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट निकाल लेंगे। वो कैसे 112 आई जे, ये आपकी सीधी आई 1680 डिवाइडेड बाई 15, 1000 से 1000 कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो, इसलिए नीचे कितने बचे 15, ऊपर कितने बचे 1680। तो 112 आ गई। फिक्स कॉस्ट हम लेंगे नहीं, क्यों? दोनों में ही सेम है, या तो हम नेट प्रॉफिट पे कंपैरिजन कर लें या कंट्रीब्यूशन पे, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो हम नेट प्रॉफिट पे जाने से बढ़िया है कि हम कंट्रीब्यूशन पे कंपैरिजन करें, ठीक है। ऐसी मार्केट में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपकी जो 18 रुपये आ गई, वही हमने कैलकुलेट करके निकाल ली कि अदर डायरेक्ट लेबर वगैरह आपकी कॉस्ट इतनी आई, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये आई 18,
तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 200। हम ओल्ड इसमें कितनी यूनिट सेल करते थे, प्रिंटर डिवीजन वाले कितनी यूनिट अपनी सेल करते थे मार्केट में, 15,000 ऊपर दे रखी थी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन उसे कितना आ गया 30 लाख का। अब हम देखेंगे कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, तो वो भी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अब हमारी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 380, तो 20 रुपए उसमें कम करने पड़ेंगे। कंपोनेंट अभी भी जो बाहर से खरीदेगा तो मीन 70 रुपये आएगी, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 112 ही आएगी, मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी 18 ही आएगी, और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 180। लेकिन यहाँ पे हमारी यूनिट सेल कितनी होगी 17,400। क्यों? प्राइस कम करने से हमारी 2400 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल यूनिट बढ़ी। ठीक है, इस हमारे टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया आपके 31,32,000। मीन्स इन दोनों के कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि हाँ हमें प्रिंटर डिवीजन को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, मीन्स अपनी सेल प्राइस कम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके चलते हुए उसे 1,32,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसने जो दे रखा है प्रिंटर डिवीजन शुड रिड्यूस प्राइस ऑफ इट्स प्रिंटर बाई 20 रुपए एज देयर इज एन इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट 1,32,000 जो अपन ऊपर देख चुके हैं। भाई इसने कर दिया। अब दूसरे तरीके से इसने कैसे निकाल लिया? पहला तरीका तो यही था कि हम टेबल बना के देख लें, हमने जो टेबल बनाई दोनों टेबल के हिसाब से देख लें। दूसरा क्या है, हम सीधे देखें कि हमें इंक्रीमेंट रेवेन्यू कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना था 180, जो आपके कितने पे आएगा 2400 यूनिट पे, क्योंकि 2400 यूनिट ही तो हमने ज्यादा सेल करी। तो मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया 4,32,000। लेकिन अब हमारा 20 रुपए पर कंट्रीब्यूशन, हमारा लॉस भी तो हुआ, वो कितने पे हुआ 15,000 यूनिट पे। तो कितने का लॉस हुआ 3 लाख का। तो मीन्स इंक्रीज प्रॉफिट कितनी हुई 1,32,000, वही हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या करा है इसमें, without prejudice to your answer are the a above, one above means अब हमें पता चल गया ये कह रहा है कि प्रिंटर डिवीजन अपना 17,400 यूनिट का ही प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद अब हमें बताना है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा है उसे हमें बताना है उस बेसिस पे। मीन्स किस बेसिस पे कि प्रिंटर डिवीजन हमारा 17,400 यूनिट सेल आउट करेगा। अब क्या एज्यूम दैट प्रिंटर डिवीजन नीड 17,400, क्यों? जब वो 17,400 यूनिट सेल करेगा तो उसे उतनी ही यूनिट की उतनी ही कंपोनेंट की आवश्यकता वही बताया। दैट either it take all its requirement from component division or all of its from outside source. Should the component division be willing to supply printer division at 50 रुपए पर यूनिट? अब ये हमें पूछ रहा है कि क्या प्रिंटर डिवीजन कंपोनेंट डिवीजन 50 रुपए में हमें सेल आउट करने में एग्री होगी या नहीं होगी? किसको? प्रिंटर डिवीजन को, कंपोनेंट को। तो वह एक्टिव कभी जब ही होगी जब उसे नेट या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो या उसका जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन था वो उतना ही आए, तभी तो हम अपनी सेल किसी को हम कम प्राइस पे दे सकते हैं। अगर हमें वो ही चीज मार्केट में सेल आउट करने पे, अगर हमें वही चीज मार्केट में सेल आउट करने पे 100 रुपए कमती है, तो हम अपने इंटरनल ट्रांसफर करके उसे 90 रुपए क्यों लेंगे? हम दो ही केस में तो इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इंटरनल ट्रांसफर करने के बावजूद हमें 100 रुपए मिल रहे हो तो हम एग्री हो जाएंगे, या उस 100 रुपए से हमें ज्यादा मिले तो हम एग्री होंगे। भाई इसमें निकाला है, क्या निकाला है? सिंपल सा। तो हमने जैसे कि कंपोनेंट डिवीजन की एग्जिस्टिंग में वो मार्केट में कितने का सेल करता है 100 रुपए का। डायरेक्ट तो लेबर वगैरह या मटेरियल कॉस्ट आपकी वैसी आ जाएगी डिवाइड करके 30 रुपए, मार्केटिंग कॉस्ट आ गई 6 रुपए की, तो इसमें कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया 64 रुपए का। तो 64 रुपए का कंट्रीब्यूशन आने से आया कितने पे 64,000 पे। तो हमें कंपोनेंट डिवीजन को कितनी का प्रॉफिट हुआ, कितने का कंट्रीब्यूशन हुआ 40,96,000 का। अब क्या करें, अगर ये ट्रांसफर करेगा तो क्या प्रॉफिट आएगा? ट्रांसफर कर देगा वो 50 रुपए पे, 30 रुपए आपकी क्या थी एक्चुअल पर कॉस्ट। लेकिन अगर हम इंटरनल ट्रांसफर कर दें तो उसमें बता रखा था 1.5 रुपए हमारी कम कॉस्ट आएगी, तो इसीलिए हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 28 रुपए 50 पैसे। दूसरा बता रखा था कि ट्रांसफर सेलिंग कॉस्ट आपकी आएगी नहीं, तो वो नहीं आई, तो मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया 21 रुपए 50 पैसे। ये हम अब हम इंटरनल ट्रांसफर कितना करें
17,400 का। तो टोटल आपका क्या हुआ, 3,74,100 का हमें ट्रांसफर करने पे प्रॉफिट आया। ठीक है, ट्रांसफर करने पे प्रॉफिट आया। ये हमने कितना ट्रांसफर, कितना हमने यूनिट का 17,400 का। लेकिन हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी, स्पेयर कैपेसिटी थी हमारे पास केवल 11,000 की। मींस 6,400 की हमने सेक्रीफाइस करी होगी सेलिंग, आउटसाइड मार्केट की हमने सेलिंग सेक्रीफाइस करी होगी, जब भी तो हम यहाँ पे टोटल यूनिट ट्रांसफर कर पाएंगे। 17,400, 11,000 हम निकाल ही चुके थे कैसे, 75,000 की टोटल कैपेसिटी थी, 64,000 सेल आउट कर रहा था, तो 11,000 की तो जो स्पेयर कैपेसिटी आ चुकी थी कंपोनेंट डिवीजन की। लेकिन हमें सेल आउट कितना करना है, ट्रांसफर कितना करना है, 17,400। मीन्स 11,000 माइनस 17,400, तो मीन्स 6400 यूनिट हमें अभी और चाहिए कंपोनेंट डिवीजन को। 6400 यूनिट की और रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर करने के लिए। तो वो कहां से करेगा, वो अपना मार्केट से कट करके करेगा। जो अभी तक वो मार्केट में 64,000 यूनिट सेल आउट करता था, अब वो कितनी करेगा, वो करेगा केवल 57,600। मीन्स 6400 यूनिट में उसे कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। वो हम रिकवर कैसे करते हैं, वो भी हम ट्रांसफर प्राइस से रिकवर करेंगे, वो भी हम ट्रांसफर प्राइस से रिकवर करते थे। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, अब हमें इसमें ट्रांसफर प्राइस नहीं बतानी। क्यों, क्योंकि उसमें उसने दे रखा है कि ट्रांसफर प्राइस तो हमारी 50 रुपए है पूरी यूनिट के हिसाब से। तो हमने देखा 17,400 हम यूनिट सेल आउट करते हैं 50 रुपए पे, तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 3,74,100 का। लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने क्या करा, 6400 यूनिट पे अपना कंट्रीब्यूशन लॉस भी तो करा। कितने का कंट्रीब्यूशन लॉस करा, क्यों लॉस, क्यों करा, क्यों, अगर हम जो 17,400 हम इंटरनल ट्रांसफर नहीं करते, 6400 यूनिट हम मार्केट में सेल कर सकते थे। मार्केट में सेल करके हम कितने कमा सकते थे, 64 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। इसलिए हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस कितना आ गया, 4,09,600, 4,09,600। तो मीन्स आप सीधे देख सकते हो कि हम इंटरनल ट्रांसफर करके कमाएंगे कितने, 3,74,100। लेकिन हमारा लॉस कितना हुआ, 4,09,600। मीन्स आपका कंपोनेंट डिवीजन एग्री नहीं होगी ट्रांसफर करने पे, कितने रुपए पे, 50 रुपए पे। क्यों, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। भाई क्या रखा है, नो, कंपोनेंट डिवीजन should not be sell all 17,400 unit to Printer division for 50 रुपए। If the component division does sell at all 17,400 unit to Printer division, component division will only be able to sell 57,600, जो निकाल के दिखा चुका था मैं आपको, यूनिट्स टू आउटसाइड कस्टमर इंस्टेंट ऑफ 64,000 यूनिट ड्यू टू द कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि उसने कैपेसिटी बता रखी थी कि कंपोनेंट डिवीजन की 75,000 ही है। दिस वुड डिक्रीज कंपोनेंट डिवीजन प्रॉफिट बाय 35,500। कैसे कहा, तो देख लीजिए, सीधा सामने क्या देगा कि 17,400 पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,74,100, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे। लेकिन इस पे लॉस कितना हुआ, इसके चलते हुए 4,09,600 का। टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट आई कितनी, 35,500 की। भाई इसने इधर बता रखी थी। तो आपका सेकंड पोर्शन भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा, आई हो। अपने थर्ड पोर्शन के पास जाते हैं, की तरफ जाते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू योर आंसर, पार्ट 1 एबव मींस, इसमें भी हमें पता है कि कंपोनेंट वो प्रिंटर डिवीजन अपना कितना प्रोडक्शन करेगी, 17,400 का। ठीक है, एज्यूम दैट प्रिंटर डिवीजन नीड 17,400, go to it we in the best interest of hardware limited for the component division to supply the components to the printer division 50 रुपए पर यूनिट। हमें बताना है कि क्या ये हार्डवेयर लिमिटेड के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कंपोनेंट डिवीजन 50 रुपए में उसे ट्रांसफर करें। क्या ये हार्डवेयर लिमिटेड के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कंपोनेंट डिवीजन 50 रुपए में ट्रांसफर करें। मीन्स अब हमें दोनों डिविजन्स का वो देखना पड़ेगा प्रॉफिट, तभी तो हम हार्डवेयर का बता पाएंगे। क्यों, हार्डवेयर लिमिटेड की 2 डिवीजन है, प्रिंटर और कंपोनेंट डिवीजन। तो प्रिंटर में अभी तक हमने देखा था
कि एग्जिस्टिंग प्राइस पे हमारा क्या हुआ कंट्रीब्यूशन, रिडक्शन प्राइस पे आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कब, जब हम पूरा कंपोनेंट बाहर से देखते हैं। लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि हमें बताना है कि हम एक तो रिडक्शन इन प्राइस कर लें पेरेंटल डिवीजन वाले, और कंपोनेंट 50 रुपए में अपने इंटरनली ट्रांसफर करें, तो उस केस में हार्डवेयर लिमिटेड को क्या फायदा होगा। तो मीन्स हमें सीधा देखना है कि पहले हार्डवेयर लिमिटेड की क्या प्रॉफिट थी, कब, जब वो पेरेंटल डिवीजन अपना बाहर से प्रोडक्ट परचेस करता था। और दूसरा केस में हमें क्या देखना है, अब हार्डवेयर लिमिटेड की क्या प्रॉफिट है, कब, जब इंटरनली वो ट्रांसफर करता है अपना कंपोनेंट को। तो अब हमें सीधा कैलकुलेट करना है कि हार्डवेयर वो पेरेंटल डिवीजन को अगर हम 50 रुपए में इंटरनली ट्रांसफर कर रहे हैं तो पेरेंटल डिवीजन की क्या प्रॉफिट आ रही है, तो उस केस में आपकी पेरेंटल डिवीजन की प्रॉफिट आ रही है 34,80,000, क्योंकि अदर कॉस्ट तो आपकी सब सेम है, केवल कंपोनेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि कंपोनेंट की तो ही कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे क्या हुआ 34,80,000 की तो पेरेंटल डिवीजन का आपको प्रॉफिट आ गया, 34,80,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो मीन्स इंटरनल ट्रांसफर कर क्या है, आप सीधा सीधा ये देखिए, अगर हमने इंटरनल ट्रांसफर करा तो अब हमारा पेरेंटल डिवीजन को प्रॉफिट कितने का आया 34,80,000 का। अगर हम इंटरनल ट्रांसफर नहीं कर रहे थे तो पेरेंटल डिवीजन को प्रॉफिट कितना आया था 31,32,000 का। मीन्स इन दोनों की इस इंटरनल ट्रांसफर की वजह से पेरेंटल डिवीजन का प्रॉफिट क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ, पेरेंटल डिवीजन का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। कितने सा हुआ 34,80,000 माइनस 31,32,000। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो आपका हुआ, इसमें लिख नहीं पा रहा मैं सही से, 3,00,000 48,000 का। मीन्स इंटरनल ट्रांसफर करने से हमारा क्या वो पेरेंटल डिवीजन को कितने का प्रॉफिट हुआ 3,48,000 का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन कंपोनेंट डिवीजन को कितने का लॉस हुआ था केवल इंटरनल ट्रांसफर करने से 35,500 को, जो हम अपने सेकंड पोर्शन में दे रखे थे, जिसकी वजह से कंपोनेंट डिवीजन ने मना कर दिया था कि मैं अपना इंटरनल ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा है 35,500 से। लेकिन अब इंटरनल ट्रांसफर करके हमने देखा कि पेरेंटल डिवीजन को आपका 3,48,000 से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। मीन्स हमारा इंटरनल ट्रांसफर करना कंपनी के हित में है। क्यों, वो इस हमारे हित में पेरेंटल डिवीजन आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज कर दी इंटरनल ट्रांसफर से 3,48,000, और इधर ही आपका कंपोनेंट डिवीजन कितना लूज कर दिया केवल 35,500। मीन्स इंटरनल ट्रांसफर करना चाहिए तो उसकी वजह से ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। तो वही इसने जो बताया, यस it would be in the best interest of Hardware Limited for the component division to sell the unit to the printer division of at 50 रुपए each. The net advantage to the hardware is 3,32,500। कैसे आया, वो ऐसा है 3,48,000 का प्रॉफिट हुआ था आपका प्रिंटर डिवीजन को, जिसमें से लेस कर देंगे 15,500 का लॉस उसका कंपोनेंट डिवीजन का। तो कितने की नेट हार्डवेयर की प्रॉफिट आपकी बढ़ी 3,12,500 की। वही इसमें कैलकुलेट कर रखिए। The net advantage is a result of the cost saving from purchasing the component unit internally and the contribution margin lost from 6400 unit that the component divisions otherwise sell to the सेल आउटसाइड। ठीक है, तो इसने वही कैलकुलेशन करके बता रखी है क्या कि पहले कंपोनेंट डिवीजन को पेरेंटल डिवीजन को प्रॉफिट होती थी 3132 की, ऊपर दे रखा है, और इंटरनली ट्रांसफर करके कितनी की हुई 3480 की। तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज कितनी हुआ
48,000 का। ठीक है, तीन लाख 48,000 का। और आपका इसने देगा कि हम इन कंपोनेंट डिवीजन जब इंटरनली ट्रांसफर करेगा तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ, 374.10। वो कैसे हुआ, वो ऐसा हुआ 374.10। और इसका कंपोनेंट डिवीजन को लॉस कितना हुआ, 409.6। वो भी ऊपर अपन कैलकुलेट कर चुके थे। तो नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी को, 312.50,000। इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ 50 रुपए में उसे इंटरनल ट्रांसफर करना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा आपका दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पोर्शन में वो पूछ रहा था, फर्स्ट पोर्शन में फर्स्ट पार्ट में वो आपका आपसे पूछ रहा था कि प्रिंटर डिवीजन को 20 रुपए कम करने चाहिए या नहीं अपने सेल प्राइस के। कब, जब वो पूरा अपना प्रोडक्शन बाहर से परचेस कर रहा है। तो हमने देख लिया था हाँ करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे आपकी प्रिंटर डिवीजन की प्रॉफिट इंक्रीज हुई थी। ठीक है, दूसरा पूछ रहा था कि आप प्रिंटर कंपोनेंट डिवीजन को कंपोनेंट डिवीजन को 17,400 यूनिट प्रिंटर डिवीजन को सेल आउट करनी चाहिए या नहीं 50 रुपए पे। तो वो हमने देख लिया था नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 50 रुपए पे हमें कंपोनेंट डिवीजन अगर यूनिट सेल करेगा किसको, प्रिंटर डिवीजन को, तो उससे कंपोनेंट डिवीजन को लॉस हो रहा था 35,500 का। तो हमने सीधा ऐसा कैसे निकाला कि कंपोनेंट डिवीजन को पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, दूसरा टेबल हमने बनाई कि कंपोनेंट डिवीजन को अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब हम उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनली। तो उसमें हमने पाया कि इंटरनली ट्रांसफर करने के वाले केस में हमें प्रॉफिट कम हो रहा है कितने से, 35,500 से। इस हमारी कंपोनेंट डिवीजन ने इंटरनली सेल आउट करने से मना कर दिया था सेकंड पोर्शन में 50 रुपए पे। अब थर्ड पोर्शन में बता रहा है कि क्या कंपोनेंट डिवीजन 50 रुपए से अगर ट्रांसफर करें तो कंपनी के हित में है या नहीं, इससे कंपनी के हित में है या नहीं। तो हमने सेकंड वाले पोर्शन में देख रखा था कि कंपोनेंट डिवीजन के तो हित में नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे हमें 35,500 का लॉस हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनली ट्रांसफर करने से हमारा प्रिंटर डिवीजन के हित में है या नहीं। तो हमने देखा इस टेबल के माध्यम से, तो हमने पाया हाँ हित में है, क्योंकि अगर हम इंटरनली ट्रांसफर नहीं कर रहे थे तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था प्रिंटर डिवीजन को, 31,32,000 का। लेकिन अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 34,80,000 से। मीन्स एक्सेस प्रॉफिट कितना हो रहा था, 3,48,000 से। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी को के हित में है इंटरनल ट्रांसफर, क्यों, वो इस हमारे हित में है कि एक डिवीजन को इंटरनली ट्रांसफर करने से 3,48,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जबकि दूसरी डिवीजन को आपका लॉस कितने को हो रहा था, केवल 35,500 का। मींस ओवरऑल डिवीजन को कितने का प्रॉफिट हुआ इंटरनल ट्रांसफर करने से, 3,12,500 का। इस हमारे हमें ट्रांसफर करना चाहिए था, यही हमारा क्वेश्चन था 21 में। और इसी टाइप का हम ऊपर भी देख चुके थे। तो आई होप आपको और क्लियर हो गया होगा इधर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस बार के मॉक टेस्ट में आ चुका है। मॉक टेस्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसलिए हम और अच्छी तरह से देखेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम चालू कर दें। बी लिमिटेड आपकी 3 प्रोडक्ट बनाता है, एस वाई जेड, और किस डिवीजन में, एक्स वाई जेड डिवीजन में ही बनाता है। मींस एक्स डिवीजन आपका प्रोडक्ट एक्स बनाती है, वाई डिवीजन आपका प्रोडक्ट वाई बनाती है, जेड डिवीजन आपका प्रोडक्ट जेड बनाती है। अब इन तीनों ही प्रोडक्ट की आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 8 रुपए, 22 रुपए, 40 रुपए। ठीक है, ये है एक्सक्लूड मटेरियल एक्स फॉर डिवीजन वाई और जेड। मींस इधर इसने बता दिया कि एक्स और वाई डिवीजन, वो वाई और जेड डिवीजन अपना कुछ माल परचेस करती है किससे, डिवीजन एक्स से। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इनका इसमें दे रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल में डिवीजन वाई और जेड के मटेरियल में आपकी प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। मीन्स जब 22 रुपए और 40 रुपए में आपकी वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं है जो कि ट्रांसफर होके आई है, जो कि इनकर हुई है ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है, मीन्स डिवीजन वाई और डिवीजन जेड अपना प्रोडक्ट वाई और जेड बनाने के लिए
कुछ माल डिवीजन एक्स से लेते थे, ठीक है। अब डायरेक्ट लेवल दे रखी है 4 रुपए 6 रुपए 8 रुपए, वेरिएबल ओवर दे रखा है 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड कस्टमर, अब इसने दे रखा है कि जेड अगर हमारा प्रोडक्ट जेड हम बाहर सेल करेंगे तो 2500 रुपए का सेल होता है, ऐसी बाई अगर हम सेल करेंगे बाहर तो 65 रुपए का, जेड अगर हम सेल करेंगे तो 90 रुपए का। मीन्स एक्स बाहर पर सेल करेंगे तो 2500 रुपए का, बाई हम बाहर सेल करेंगे तो 65 रुपए का, जेड हम बाहर सेल करेंगे तो 90 रुपए का सेल आउट होगा। और इसने बता रखा है कि इन तीनों ही प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने की कैपेसिटी कितनी है। तो एक्स बनाने के लिए हमें 6000 यूनिट हम बना सकते हैं मैक्स टू मैक्स, वाई को 3000 यूनिट और जेड की भी हम 3000 यूनिट ही बना सकते हैं मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम एक्सटर्नल हमारी मार्केट डिमांड दे रखी है कि एक्स प्रोडक्ट की हमारी 5000 यूनिट की एक्सटर्नल डिमांड है। मीन्स 1000 यूनिट अभी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है प्रोडक्ट एक्स की, ठीक है। बाई की आपकी 5500 और जेड की आपकी 5000। मीन्स आपकी बाई और जेड की कैपेसिटी कम है लेकिन डिमांड आपकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी है बाई की केवल 3000 लेकिन डिमांड कितनी 5500 यूनिट की। ऐसी जेड की कैपेसिटी कितनी है 3000 लेकिन डिमांड कितनी है 5000 की। अब इसने और क्या दे रखा है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड टू इंस्टॉल एडिशनल कैपेसिटी। अब इसमें क्या है कि जो तीनों ही डिवीजन अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इनकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगी, इनकी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो बता रखिए कैसे कैसे होगी। डिवीजन एक्स की फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी 45,000 से, वाई की होगी 9,000 से और जेड की होगी 23,100 से। अब इंक्रीज फिक्स कॉस्ट कर दी। अब इस फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करके हमारी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज होगी वो दे रखी है, मैक्सिमम एडिशनल यूनिट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिशनल कैपेसिटी। एक्स की हम बना सकते हैं 6000 और यूनिट हम बना सकते हैं, ऐसी हम बाई की 2000 और बना सकते हैं और जेड की हम 2250 और बना सकते हैं। मीन्स अब आप कह सकते हो कि टोटल कैपेसिटी एक्स की कितनी हो जाएगी अगर हम जो 45,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो 6000 पुरानी प्लस 6000 जेड 12,000 की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। ऐसी हमारी जेड की बाई की कितनी हो जाएगी 3000 पुरानी 2000 जेड 5000 यूनिट की हो जाएगी। ऐसी जेड की आपकी 3000 जेड और 2250 यूनिट की जेड 5250 की हमारी ये हो जाएगी। तो आप देखिए 5250 की किसकी हुई, डिवीजन जेड की कैपेसिटी, लेकिन हमें सेल आउट कितना करना है केवल 5000, ठीक है, केवल 5000। ऐसी बाई की हमारी कितनी थी 3000 की जे और 2000 की जे, टोटल कैपेसिटी 5000 की, लेकिन हमारी एक्सटर्नल डिमांड कितनी 5500, इसलिए हम सेल आउट कितने कर पाएंगे केवल इसमें भी 5000, ठीक है। और इसमें एक्स के में क्या था हमारी टोटल कैपेसिटी होगी कि 12000, लेकिन हमें मार्केट में सेल आउट कितनी करनी है और 12000 में से केवल 5000। मीन्स अब हमारी स्पेयर कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी 12000 माइनस 5 इक्वल टू 7000 आपकी इंक्रीज हो जाएगी, स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास रहेगी। अब आगे क्या कह रहा है, Y and Z need material X as their input। हम ऊपर देख चुके हैं material X is available in market at 23 रुपए पर यूनिट। जिसने जो बता रखा है Y और Z को एक्सटर्नल मार्केट से हमें मटेरियल X कितने में परचेस हो रहा है 23 रुपए पर यूनिट के हिसाब से परचेस हो रहा है उसे, और जबकि डिवीजन X आपकी कितने में माल सेल आउट करिए 25 रुपए में, ठीक है, मार्केट में। डिफेक्टिव कैन बी रिटर्न टू सप्लायर एट देयर कॉस्ट। अगर जो वाई और जेड डिवीजन बाहर से परचेज कर दी है तो उसमें कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी लिख लेंगे तो वो रिटर्न तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें वापसी करने के लिए एक्स और वाई को अपनी कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। कौन सी कॉस्ट, जैसे शिपमेंट कॉस्ट बाहर देना पड़ेगा कि अपने गोदाम से सप्लायर तक के गोदाम पे पहुंचाए उस माल को, वो सब कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है। डिवीजन एक्स सप्लाइज द मटेरियल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगर डिवीजन वाई और जेड आपकी डिवीजन एक्स से मटेरियल परचेस करती है तो वो विदाउट डिफेक्ट कर देगा, मींस फ्रेश माल उन्हें सप्लाई करेगा, एंड हेंस इज एबल टू सेल
₹25 पर यूनिट। इस वजह से वो उन दोनों को कितने में सेल आउट करेगा, ₹25 पर यूनिट पे ही सेल आउट करेगा। ठीक है, इज यूनिट ऑफ जेट और बाई require 1 unit of X as input with slightly modification। ऐसे ने बता रखा है कि मीन्स जेड और बाई के प्रोडक्शन के लिए एक यूनिट ही चाहिए हमें एक्स की, एक यूनिट मीन्स एक यूनिट हम बनाएंगे अगर बाई की तो हमें एक्स की भी एक यूनिट ही चाहिए। ऐसे ही सेम केस में अगर हम एक यूनिट बनाएंगे जेड की तो हमें उसके लिए रिक्वायर कितनी है, एक यूनिट एक्स की। ठीक है, अब क्या कह रखा है, इफ बाई परचेस फ्रॉम आउटसाइड एट ₹23। अगर अब ये हमारे डिवीजन बाई के बारे में कह रखा है कि अगर वो ₹23 पर यूनिट के हिसाब से बाहर से परचेस करता है तो इट हैज टू इनका ₹3 पर यूनिट एज मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। मींस अगर डिवीजन बाई प्रोडक्ट एक्स बाहर से परचेस करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 23 + 3 = ₹26 में उसे वो माल पड़ता है अपने घर में। बाई के लिए वो प्रोडक्ट एक्स कितने का पड़ेगा आउटसाइड मार्केट से, 26 का। मींस आप सीधी से जानते हो इंटरनल ट्रांसफर के केस में दूसरी डिवीजन मैक्स टू मैक्स कितना आपको दे सकती है, वो उतना ही दे सकती है जितना कि उसे मार्केट से पड़ रहा है। तो मींस आप अभी तक के केस में यहाँ पे देखो तो बाई मैक्सिमम आपका डिवीजन एक्स को कितना दे सकती है, केवल ₹26। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आगे क्या क्या रहता है। If by purchase from division X at his, it has to incur in addition to transfer price ₹2 per unit to the modified। अब आप देखो कि भाई को अगर माल परचेस करता है आउटसाइड मार्केट से तो मैक्सिमम कितने का पड़ा है, ₹26 का, ₹23 + ₹3। लेकिन यही अगर वो माल परचेस करे एक्स से, डिवीजन एक्स है, तो उसे कितने का पड़ेगा, ₹25 की परचेस वैल्यू प्लस इसने बता रखा है कि ₹2 पर यूनिट के हिसाब से जैसे मोडिफाई कॉस्ट पड़ेगी, मोडिफिकेशन की कॉस्ट पड़ेगी। मींस इसे कितने का पड़ेगा, ₹27 का। अगर डिवीजन बाई आउटसाइड मार्केट से परचेस करता है तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्ट एक्स की, ₹26। और यही अगर डिवीजन एक्स से परचेस करता है तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी, ₹27। लेकिन बाई आपका 26 से ज्यादा देगा नहीं, 26 से ज्यादा का देगा नहीं, इसलिए वो एक्स कितने तक का परचेस कर सकता है, तो 26 - 2, क्योंकि जो मोडिफिकेशन कॉस्ट आ रही है वो तो इनकर होगी, तो 26 - 2 मींस ₹24 में वो माल परचेस कर सकता है डिवीजन एक्स से। वो 25 में परचेस नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर डिवीजन एक्स 24 में देने के लिए तैयार है तो वो ₹24 में माल परचेस कर लेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, रखा डिवीजन जेड की बात, क्या क्या रखते देखते हैं। इफ जेड गेट द मटेरियल फ्रॉम एक्स डिवीजन it can use it after incurring a modification cost of ₹1 per unit। अब इसमें बता रखा है अगर जेड आपका ₹25 में डिवीजन एक्स से परचेस करता है तो उसे ₹1 उस पर मॉडिफिकेशन कॉस्ट आएगी, मींस ओवरऑल कॉस्ट उसकी प्रोडक्ट एक्स की कितनी होगी, ₹26 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, अगर जो इंटरनली परचेस करता है। अब क्या रखा है, इफ जेड बाय मटेरियल एक्स फ्रॉम आउटसाइड, अगर वो बाहर से परचेस करता है तो इट हैज टू either inspect and modify it at its own shop floor at ₹5 per unit or use idle labor from division X at ₹3 per unit। अब इसमें जो बताया है अगर डिवीजन जेड आउटसाइड मार्केट से परचेस करता है कितने में, ₹23 में, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला है या तो वो ₹5 मोडिफिकेशन अपने मोडिफिकेशन कॉस्ट दे कहाँ पे, अपनी शॉप पे कराने के लिए, तो इस केस में उसे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 23 + 5 ₹28 की। दूसरा ऑप्शन कि वो जो डिवीजन एक्स है उसकी लेबर को यूज कर सकता है, तो उसमें उसे कितनी मोडिफिकेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, 3। तो इस केस में कितनी पड़ी, 23 + 3 ₹26। मींस डिवीजन जेड पे दो ऑप्शन है, या तो अगर मार्केट से परचेस करता है तो दो ऑप्शन के तहत, या दो ऑप्शन है, पहले या तो ₹28 की टोटल कॉस्ट आएगी, दूसरे ऑप्शन के तहत उसे ₹26 की टोटल कॉस्ट आएगी।
पहले ऑप्शन में वो मॉडिफिकेशन अपनी शॉप पे करवाता है, दूसरे ऑप्शन में वो अपनी करवाता है अपनी ही शॉप पे, लेकिन लेबर जो आइडल लेबर हावर्स है डिवीजन एक्स के उसे ले लेता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। डिवीजन एक्स विल lend its idle labor as per Z requirement even if Z purchase the material from outside। ठीक है, एक कह रहा है कि डिवीजन एक्स को आइडल लेवल लेने में कोई आपत्ति नहीं है। The transfer price are at the decision of the divisional manager and will remain confidential। ठीक है, assume no restrictions on quantities of internal transactions, means कोई restrictions नहीं है कि हमें इतनी ही चाहिए, एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, 10,000 भी ले सकता है, 25,000 भी ले सकता है, जैसी जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डिवीजन ट्रांसफर और परचेस। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, डिस्कस विद रिलेवेंट फिगर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर डिवीजन एंड फॉर द कंपनी एज अ होल। अब हमें इसमें बताना है बेस्ट स्ट्रेटजी। तो बेस्ट स्ट्रेटजी बताने के लिए हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। क्या? पहली कि जो तीनों डिवीजन अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, ये भी तो बेस्ट स्ट्रेटजी का पार्ट आएगा। बढ़ाने से अगर उन्हें प्रॉफिट हो रही है कंपनी को तो बेस्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। अगर लॉस हो रहा है कैपेसिटी इंक्रीज करने पे तो नहीं करना चाहिए। तो एक तो हमें ये देखना है। ठीक है, अब इसे हमें देखने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जो इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी, जो हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे इसे हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उसी हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो उसी हिसाब से हमें उस पर प्रॉफिट आएगी, जो प्रॉफिट आएगी उसी प्रॉफिट का फिर हम कंपैरिजन करेंगे किससे, जो हमारी फिक्स कॉस्ट एडिशनल आई उससे। अगर उन दोनों में फिर नेट जो आएगा उस हिसाब से हम अपना मॉडिफिकेशन करें या नहीं करें उस पर फैसला करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, रैंक। सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे डिफरेंट केस में क्या आ रहा है। डिवीजन एक्स ले ली, डिवीजन वाई ले ली और डिवीजन जेड ले ली। डिवीजन एक्स में 3 ऑप्शन है अपने माल को सेल करने के लिए। पहला वो आउटसाइड सेल करता है, दूसरा वो बाई को करता है, तीसरा वो जेड को करता है। आउटसाइड में करता है तो 25 रुपए का आएगा। आउटसाइड में परचेज का सेल करता है तो 25 रुपए का आएगा। ठीक है, 25 का आएगा। अब बाइक के लिए हमने देख रखा था कि बाइक 24 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आउटसाइड मार्केट से उसे परचेस करने की कॉस्ट क्या आ रही है, 26 रुपए। अगर वो इंटरनली ट्रांसफर लेता है तो 2 रुपए मॉडिफिकेशन कॉस्ट आएगी। तो 26 माइनस 2 इक्वल टू मैक्सिमम वो कितना देगा, एक्स को 24 रुपए। तो वो हमने जो 24 ले ली। ठीक है, अब आई जेड। जेड की हम क्या लें, जेड की प्राइस हम ट्रांसफर प्राइस क्या लें, तो वो कैसे कैलकुलेट करें वो हम देखते हैं। जेड का इसमें हमें दो बता रखा था। पहला कि वो उसे 26 रुपए की कॉस्ट आएगी अगर वो इंटरनली लेता है तो 25 प्लस 1 रुपए मोडिफिकेशन, ये ना पे आपका दे रखा था 1 रुपए वाला। ठीक है, 26 रुपए आपकी इंटरनली कॉस्ट आएगी मैक्सिमम। और एक्सटर्नली अगर वो लेता है तो दो कॉस्ट आएगी, एक तो 28 रुपए, दूसरी 26 रुपए, जो हम देख चुके थे कैसा कैसा आएगी। 28 कैसे आएगी, 23 प्लस 5, 26 कैसे आएगी, 23 प्लस 3। ठीक है, 28 और 26। लेकिन 26 जो कॉस्ट आई थी हमारी एक्सटर्नल वाली, कैसे 23 प्लस 3 वाली, जो कि आपकी जो आइडल लेबर हावर यूज करने के बाद आ रही थी। एक्स के आइडल लेबर हावर यूज करेगा जब जाके उसकी 3 रुपए मोडिफिकेशन कॉस्ट आएगी, जब जाके वो 26 आ रही थी। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स डिवीजन एक्स तो कोई आइडल लेबर हावर बच भी रहे हैं या नहीं। और हमें जब चाहिए कि एक यूनिट चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने को। अगर हम डिवीजन बाई का प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक यूनिट चाहिए आपकी कहीं प्रोडक्ट एक्स की। ऐसी जेड का बनाते हैं तो प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट चाहिए आपको। ठीक है,
तो पहले केस में क्या था कि यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाते तो कि 6000 आपकी कैपेसिटी थी, 5000 की आपकी सेल आउट हो रही है, वो हो रही है आपकी ट्रांसफर आउटसाइड में, तो 1000 की आपकी स्पेयर कैपेसिटी थी, स्पेयर कैपेसिटी थी। तो उस केस में स्पेयर कैपेसिटी थी, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका डिवीजन जेट बाहर से परचेस करता है तो वो 1000 यूनिट की स्पेयर कैपेसिटी यहाँ पे लगा देगा। जो 1000 यूनिट बनाने में जो लेबर आपकी आइडल रही वो आपकी उठा के वो जेट पे लगा देगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम जब हमने एडिशन कर लिया अपनी कैपेसिटी में, तो आपकी स्पेयर कैपेसिटी कितनी आ गई, 12-5 7000 की, 7000 की। अब 7000 की लेबर की वो स्पेयर कैपेसिटी लगा सकता है इसमें अपने प्रोडक्ट लेने में, अगर बाहर से लेता है तो, बाहर से लेता है तो। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, वो ये देखना पड़ेगा कि दोनों ही केस में मीन्स उसके स्पेयर कैपेसिटी बचे या ना बचे, दोनों ही केस में 26 रुपये उसके लिए बेनिफिशियल है। क्यों, वो कैसे, पैसे अगर वो इंटरनली ट्रांसफर लेता है तो भी उसकी कॉस्ट 26 आती है, इंटरनली ट्रांसफर लेता है तो भी उसे 26 आती है। वो कैसे आती है, 25 प्लस 1 रुपये मोडिफिकेशन। और इधर जो कह नहीं रखा कि जो 1 रुपये जो मोडिफिकेशन की कॉस्ट आई वो हमारी कैसे आई, कि आइडल लेबर आवर हमने यूज करी हो, मीन्स भले ही एक्स पे डिवीजन एक्स पे आइडल लेबर आवर है या नहीं है, वो 1 रुपये ही आनी है आपकी। ठीक है, और जो आपके सेकंड केस में आई थी 26 रुपये, वो कैसे आई थी, 23 प्लस 3, यहाँ पे 3 क्या था कि आइडल लेबर आवर हम यूज करके लेंगे तो, और एक आ रही थी आपकी 28 रुपये, वो कैसे आ रही थी, 23 प्लस 5, 23 प्लस 5 अगर वो अपनी शॉप पे करवाता है तो मीन्स 28 वाली तो आपकी नलिफाइड है, 28 वाली हम कॉस्ट क्यों इनकर करेंगे, जब अगर हमारे पास आइडल लेबर आवर है तो भी हम पे 26 पड़ रही है, अगर डिवीजन एक्स पे आइडल लेबर आवर नहीं है तो भी हमें 26 पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी, वो ऐसे पड़ेगी कि हम ट्रांसफर ले लेंगे, इंटरनल ट्रांसफर ले लेंगे। ठीक है, तो मीन्स कहने का ये है कि आपका प्रोडक्ट जो डिवीजन जेड है वो मैक्सिमम आपको कितना ट्रांसफर प्राइस देगा, डिवीजन एक्स को 25 रुपए, क्योंकि हाँ अगर वो 25 रुपए देगा तो उसे कॉस्ट इजीली 26 रुपए की पड़ रही है, जो कि आपकी बराबर है करके अगर वो आपका आइडल लेबर आवर्स को यूज करता है तो उसके बराबर। ठीक है, जब 26 की पड़ी हो तो 28 की तो वो इनकर करेगा नहीं, तो 28 वाला ऑप्शन तो अपना वैसे भी बेकार हो गया। तो मीन्स 26 माइनस 1 रुपये आपका मोडिफिकेशन कॉस्ट आ गई, 25 रुपए में वो मैक्स टू मैक्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए डिवीजन एक्स की ट्रांसफर प्राइस डिवीजन जेड के लिए कितनी आ गई, 25। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी दे रखी थी 8 रुपए ऊपर, वो लेस करती, लेबर कॉस्ट दे रखी थी आपकी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दे रखी थी। ठीक है, मोडिफिकेशन कॉस्ट इस केस में कुछ है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 11 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए। मीन्स आप देखिए आपको पता चल जाएगा, आप पे जो रैंकिंग स्टेटमेंट आ गया कि पहला तो डिवीजन एक्स जो है वो आपकी एक्सटर्नल मार्केट में सेल करें, तो मार्केट कैप्चरिंग भी तो हमें करनी है, इस वजह से फर्स्ट रैंक आपकी क्या आ गई, एक्सटर्नल मार्केट के लिए। उसके बाद सेकंड रैंक आ गई, वो अगर स्पेयर कैपेसिटी बची है तो वो उसे यूटिलाइज करें ट्रांसफर अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए, और किसको ट्रांसफर करें अपना प्रोडक्ट, डिवीजन जेड को। उसके बाद कोई आपकी स्पेयर कैपेसिटी बचती है तो वो ट्रांसफर करेगा डिवीजन वाई को। ठीक है, जो हो गया आपका डिवीजन एक्स का मामला। अब डिवीजन जेड में, डिवीजन जेड पे भी दो ऑप्शन है, पहला कि वो आउटसाइड परचेस करें, दूसरा वो इंटरनली परचेस करें। तो दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस तो 65 है, जो डिवीजन
वाई की सेलिंग प्राइस है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी थी एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स की 22 रुपए, लेबर दे रखा था ऊपर 6 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा था 2 रुपए। तो दोनों ही भले ही वो आउटसाइड में करे या ट्रांसफर ले आपका इंटरनली, तो आपकी जो इतने केस में कॉस्ट तो सेम रहेगी, 65, 22, 6 और 2 दोनों ही केस में सेम रहेगी। अब नीचे आगे आपकी बढ़ देगी कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट। अगर वो आउटसाइड से करता है तो 30 रुपए लगेगी, उस पर मोडिफिकेशन कॉस्ट कितना देना था उसे 3 रुपए। अगर वो इंटरनली परचेस करता है 24 रुपए लगेगी, उसे मोडिफिकेशन कॉस्ट कितना देना था 2 रुपए। मीन्स डिवीजन बाई के लिए क्या है, भले ही वो चाहे तो बाहर से ले या चाहे तो इंटरनली ले, अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो आपकी प्रॉफिट दोनों में ही उसकी डिवीजन आपकी जेट की बराबर आएगी। लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी बचती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी इंटरनली ट्रांसफर की। वो क्यों? वो इस मारे डिवीजन वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन डिवीजन एक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो जे इफेक्ट पड़ेगा, डिवीजन एक्स अपनी स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेगा। स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेगा मींस उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं रिकवर कर लेगा। जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आई या अदर जो डिफरेंस रहा वेरिएबल कॉस्ट से, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज उसे कर लेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर करने पे डिवीजन जेड को एक्स को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। डिवीजन एक्स को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने पहली टेबल में देख चुका है डिवीजन एक्स के बारे में। इसलिए अगर डिवीजन एक्स पे कोई स्पेयर कैपेसिटी बचती है, काय के बाद पहला मार्केट में सेल करेगा, उसके बाद डिवीजन जेड को सेल करेगा, उसके बाद अगर कोई स्पेयर कैपेसिटी बचती है तो ऑब्वियसली ट्रांसफर करेगा डिवीजन वाई को। क्यों? क्योंकि उससे ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होगा। और हमें वही बताना है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। अब डिवीजन हम जाते हैं जेड के पास। डिवीजन जेड पे जाने के बाद हमें पता चल गया कि हम बाहर से तो लेंगे नहीं। कौन से वाले केस में? 23+5 वाले में। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है? अब हम लेंगे या तो बाहर से, कौन सा केस में? 23+3 वाले में, जो कि आइडल लेबर आवर्स को यूज करके मोडिफिकेशन करने पे कॉस्ट आ रही थी 3 रुपए, वो वाले में। या हम इंटरनली परचेस करें 25+1, जो 1 रुपए मोडिफिकेशन कॉस्ट आ रही थी वो। और हमने डिवीजन एक्स की टेबल बना के हमने पहले ही देख चुका है कि स्पेयर कैपेसिटी सेम अगर हमारी कुछ बचती है आउटसाइड मार्केट में सेल करने के बाद, सबसे पहले यूज करेंगे हम डिवीजन जेड को। जब हम अपनी स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे प्रोडक्ट बनाने में, और ऑब्वियसली हम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्पेयर कैपेसिटी यूज करते हैं जेड के लिए तो हमारे 11 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है डिवीजन एक्स में। तो मीन्स सीधा सा डिवीजन जेड पे एक ही पॉइंट रह गया कि वो अपना ट्रांसफर ले डिवीजन एक्स से। क्यों? क्योंकि आउटसाइड मार्केट से परचेस करके 28 रुपए वाला केस तो वैसे भी बेकार है, नलिफाइड है। अब 26 वाला केस उस पर बचा नहीं। क्यों? क्योंकि 26 वाला केस तो जब ही आ रहा था जब आइडल आवर हो। अब जब डिवीजन एक्स ने ट्रांसफर करके डिवीजन जेड को मीन्स अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली, तो आइडल आवर होंगे नहीं। आइडल आवर होंगे नहीं तो मीन्स डिवीजन जेड आउटसाइड मार्केट से परचेस करके 26 रुपए का नहीं पा सकता, मीन्स उसे 28 रुपए का पड़ेगा। तो मीन्स डिवीजन जेड के लिए आउटसाइड मार्केट पूरा ही बेकार है, वो इंटरनल ही परचेस करेगा। वही इसमें क्या रखा है और वही हमने करा है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डिवीजन जेड के केस में केवल हमने फ्रॉम एक्स क्यों लिया, आउटसाइड मार्केट क्यों नहीं लिया। क्योंकि आउटसाइड मार्केट का केस हमारा बनता ही नहीं है। क्योंकि पहला जो केस बनता है वो केवल 28 वाला बनता है आउटसाइड मार्केट का, वो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें इंटरनली ट्रांसफर करके 26 रुपए में वो माल पड़ रहा है। ठीक है? तो इसलिए डिवीजन जेड अपना माल कितने में सेल करता है? 90 रुपए में। मटेरियल कॉस्ट आपकी दे रखी थी 40 रुपए की, 8 रुपए की उसकी लेबर आई, 2 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई। ट्रांसफर प्राइस आपका आ गया 25 रुपए, क्योंकि 26 में उसे पड़ रहा था।
आइडल आवर का तो उसमें से एक मोटिफिकेशन का लेस कर लिया तो 25 रुपए ट्रांसफर प्राइस। भली बात आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ मैं। 1 रुपए का मोटिफिकेशन कॉस्ट आ गया तो मिस जेड की भी आपकी कंट्रीब्यूशन आ गया 14 रुपए। अब इसने वही सब कहता है कि डिवीजन बाई विल नॉट पे डिवीजन एक्स एनीथिंग मोर देन 24 रुपए बिकॉज 24 रुपए आपके इनका बराबर आएगा जब जाके 26 रुपए का, जो हमने देख चुका है। अब जेड का हम देखते हैं to purchase material X from outside, its cost for division Z is after modification at own show flow cost of the same come to division Z is 28 रुपए हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। If division X goes to utilize its full capacity in that case a labor would not be available for modifications to division Z, department Z, ठीक है। Accordingly, division Z may purchase material X at 25 रुपए from division X at its market price, ठीक है। क्योंकि X आपका इंटरनली ट्रांसफर करने पे कितने पे रेट थे 25 रुपए पे, और 25 रुपए ही आपकी डिवीजन Z के पॉइंट ऑफ व्यू से सही कॉस्ट, ठीक है। अब ये हमने रैंकिंग तो निकाल ली, अब हमें क्या करना था, मोडिफिकेशन देखना है। रैंकिंग आ गई, अब हमें पता चल गया कि अगर हम मोडिफिकेशन करते हैं तो हम कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो अब हमने वही देखा है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी थी 6000 3000 3000, मैक्सिमम और कितनी हो जाएगी 6000 2000 और 2250। टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी आएगी 12000 5000 और 5250, लेकिन एक्सटर्नल मार्केट डिमांड कितनी 5000 5500 और 5000। तो अब आपकी बैलेंस कैपेसिटी कितनी होती, पहले केस में 7000 यूनिट, दूसरे केस में तो आपकी कुछ नहीं है, हमारी कैपेसिटी कम हो रहा है 5000 से इसलिए नहीं लागी, और तीसरे केस में 2500 250, ठीक है। तो अब क्या है, इंटरनल ट्रांसफर का केस आया आपका क्यू अदर डिवीजन का, और वो दे रखा है केवल एक्स ही करेगा, बाई और जेड करेगा नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ गया। तो हमने देखा था जो हमारी स्पेयर कैपेसिटी बचेगी डिवीजन एक्स में वो पहले यूटिलाइज करेंगे जेड के लिए, उसके बाद हम बाई के लिए, क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जेड के केस में ज्यादा आ रहा था, बाई के केस में कम आ रहा था, ठीक है। तो हम करेंगे मीन्स अब हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी बची 7000 यूनिट की, बाई को कितनी की रिक्वायरमेंट है 5000 यूनिट की, क्यों, क्योंकि वही उसकी मैक्सिमम एक्सटर्नल मार्केट डिमांड है। भले ही उस पर 5250 यूनिट का आपका कैपेसिटी है, लेकिन मार्केट में डिमांड कितनी, केवल 5000, इसलिए 5000 हम ट्रांसफर करेंगे पहले जेड को, उसके बाद जो 2000 हमारे बचे हम ट्रांसफर करेंगे बाई को, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि हम कितना किसको ट्रांसफर करेंगे और कैसे हम सेल करेंगे। अब हमें देखना है कि मोडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मोडिफिकेशन की कॉस्ट आ रही थी आपकी 45,000 9,000 और 30,000 100 रुपए 23,100 रुपए। अब हमें ऊपर पता चल गया कि हम कैसे क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, कैसे कितना ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमने एक्सपेंड करके कितने की कैपेसिटी बढ़ाई थी अपनी 45,000 खर्च करके प्रोजेक्ट एक्स में के लिए हमने कितने की कैपेसिटी बढ़ाई थी 6000 की, हमने 6000 की कैपेसिटी बढ़ाई थी। ऊपर हमने देख रखा था कितने की मैक्सिमम कैपेसिटी इंक्रीज होगी 6000 से, 6000 की हमने बढ़ाई थी, लेकिन हम ट्रांसफर कितने करेंगे 7000 की। तो मिस जो 7000 में से 1000 यूनिट हम जो 1000 यूनिट के लिए हम वो वाली कैपेसिटी यूज करेंगे जो हमारी बैलेंस रहेगी थी एक्चुअल कैपेसिटी में। कैसे 6000 की आपकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, 5000 की डिमांड थी, मीन्स 1000 यूनिट तो हमने इसमें से सेल कर दी, बाकी की जो हमने यूनिट सेल करी वो इस एडिशनल वाली में से करी होगी। तो उसी बेसिस पे हमारी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया एक्सटेंड करने से, वो ले आ गया कि 2000 यूनिट को हम सबसे बाद में करेंगे ना, जेड को बाई को 2000 यूनिट हम बाद में करेंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन थी, तो इसलिए 2000 तो हम इस 6000 यूनिट में से 2000 तो हमने किसको दे दिया बाई को, कितने से 10 रुपए से हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा उस पर। अब जो 6000 में से बैलेंस कितना बचा 4000, 4000 हम यूनिट किसके लिए यूटिलाइज करेंगे जेड के लिए, उससे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 11 रुपए। तो
टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया 64,000 रुपए। 45,000 खर्च करके हमें 64,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मींस एक्सपेंशन हमें करना चाहिए। क्यों? उससे हमें डिवीजन एक्स को 9,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमने कैसे निकाले जी 4,000 और 2,000? तो हमने सीधा देखा कि 6,000 में हम 2,000 तो भाई को देंगे, वो लेस कर लिए, बैलेंस हमारा आ गया 4,000। या दूसरा केस कैसे निकाल सकते थे, जो हमने जेड को 5,000 यूनिट ट्रांसफर करी है, इन 5,000 में से 1,000 यूनिट की कैपेसिटी तो हमने ओल्ड वाली यूटिलाइज करी है, जो पे बैलेंस बची थी। इसलिए एक्सपेंशन वाली में से हमने कितना यूटिलाइज करा जेड की? केवल 4,000, वो आ गया। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस 5,000 में से हम पहले 1,000 माइनस कर दें। 5,000 में से ही क्यों करी? क्यों? वो इसमारे करी, अगर कोई स्पेयर कैपेसिटी बचती है तो हम रैंकिंग टेबल के हिसाब से देख चुके थे कि सबसे पहले हम जेड को बनाएंगे। ठीक है, ये हम सीधा जो एक्सपेंशन करिए उसमें से हम जितने माई को ट्रांसफर करें उसे लेस कर दें तो भी हमारी आ जाएगी। दोनों ही तरह से मैंने आपको बता दिया। ऐसे हमने जो करा कि बाई की 9,000 आई, 9,000 आने से बाई डिवीजन ने कितनी यूनिट और ज्यादा सेल कर ली? पहले वो 3,000 यूनिट सेल कर पा रहा था, लेकिन अब 2,000 यूनिट और ज्यादा सेल कर ली। ऐसी जेड के में तो 2,000 यूनिट ज्यादा सेल करने से कंट्रीब्यूशन 18,000 का ज्यादा आया। 18,000 आपके पैदा हुए, 9,000 खर्च करके, मिस इस पे भी एक्सपेंशन करना चाहिए। ऐसी 2,000 यूनिट आपकी दी आई ज्यादा एक्सपेंशन करने से 14,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने कमाई कितने? 28,000 और खर्च कितनी हुई? 23,100। इसलिए तीनों ही केस में हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। वो हमने देख लिया। अब कैपेसिटी हमें पता चल गई कितनी रखनी है, जैसे हमारा आएगा तो क्या है। तो सिंपल सी बात, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखे, बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी जेई आ गई। सब बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या आ गई? हाँ, हमें अपना कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने एक टेबल शो कर ली कि कैपेसिटी बढ़ाने के बाद हमें नेट रेवेन्यू क्या आया। तो पहले एक्सटर्नल कर लिए, देख लेते हैं। जो डिवीजन एक्स 5,000 सेल कर रही थी, 11 रुपए से 55,000 आएंगे। और कंट्रीब्यूशन हमने इंटरनली ट्रांसफर करके देख लिया था, 75,000 आ रहा था। कैसे? 2,000 इंटू 10 प्लस 5,000 इंटू 11। ठीक है, 75,000। इस पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 45,000। ठीक है, ऐसी जो इसके लिए बाई के लिए कर लिया, ऐसी जेड के लिए कर लिया। तो टोटल आपका नेट रेवेन्यू कितना आ गया? 1,67,900 का। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। अब स्ट्रेटेजी उन्होंने समझा रखी है नीचे, किस तरीके से समझा रखी है। डिवीजन एक्स will transfer maximum possible material to division Z, as division Z is offering maximum transfer price to division X. At the same time, division Z is facing maximum contribution for the organization, so it is beneficial for both the division as well as the organization as a whole. As shown above, all the three divisions are getting net benefit when they are taking decision to expand, and hence all the three divisions should expand their activities by incurring additional fixed cost on expansion. ये दोनों ही बात हम ऊपर कर चुके थे कि हाँ, हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, और एक्सपेंशन करने से हमें प्रॉफिट आ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है। कितने से? 19,000, 9,000 और 49,000 से। और वही उसमें पूछा गया था कि कंपनी की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। कंपनी हमें बताना था, डिसीजन लेना था बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए। तो वही हमने बता दिया कि हाँ, इस एक्सपेंशन हमें करना चाहिए, हमें कैपेसिटी अपनी बढ़ानी चाहिए। उस कैपेसिटी को बढ़ाने से हमारे ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगी, हमने वो भी निकाल के दिखा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर प्राइस क्यों 25 या 24 लिए, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर जिसका नाम ट्रांसफर प्राइसिंग है, इस क्लास में पूरा होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के संग आएंगे, नए चैप्टर के संग आएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था समझाने उतना मैंने समझाया आपको। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में इस ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए।
उस कमेंट को पढ़ गए मैं आपके लिए स्पेशली आपके लिए वो वीडियो दोबारा से बना के डालूंगा, दोबारा से और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ अपनी इस वीडियो से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नई टॉपिक के संग हाजिर होऊंगा। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज शेयर एंड लाइक माय क्लासेस, माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस अ बेल आइकन, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेशन मिलता रहे कि हाँ कोई क्लासेस आई है, कोई और डाली है या नहीं। हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंकिंग यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।